क्या प्लान्स हैं आज दोपहर के आपके जोहर के बाद? क्लास इंशाल्लाह। आसान सवाल था या बहुत आसान सवाल था होमवर्क वाला? कितने लोगों को पता चल गया था कि ये तो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए है वेबसाइट, और कितने लोगों ने धड़ाधड़ उसकी कंटेंट डेवलपमेंट को और बाकी चीज़ों को कैपिटलाइज किया जहन में? नहीं, तो सारे फरिश्तों की क्लास है, चलो टेस्ट में पता चल जाएगा। सैटरडे को इंशाल्लाह हम टेस्ट ले लेंगे। अभी तो अगले फिर देखते हैं ईद के बाद से प्रॉपर क्या प्लान होगा। अभी तक जितना IS-38 हम कल तक पढ़ लेंगे, तो सैटरडे को आपका उसका टेस्ट ले लिया जाएगा। अभी आप हजरात ऐसा करें, थोड़ी हिम्मत करके कल वाले डिस्क्लोजर्स पे वापस आ जाएं। पेज नंबर 231। जान दे देंगे, क्लास नहीं छोड़ेंगे। हाथ खड़ा करें। जान जा रही हो तो फिर छोड़ दीजिएगा क्लास। कितने वेले लोग हैं यहाँ। क्या फिर क्लास अटेंड करने का सुबह क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। A class of intangible is a grouping of assets of similar nature and use. मिलती जुलती चीज़ों को क्लास ऑफ एसेट्स बनाने की इजाज़त है, जैसे ब्रांड नेम्स हैं, एसेट्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस और फ्रेंचाइजेस को इकट्ठा एक ही इंटेंजिबल्स की कैटेगरी में डाल दें, कोई मसला नहीं। आपने डिस्क्लोज करना है कि हमारे इंटेंजिबल्स की यूजफुल लाइफ इंडेफिनेट है या फाइनेट है, और अगर फाइनेट है तो फिर ऐसी सूरत में उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट साल के शुरू रेंट पे क्या है, और रिकॉन्सिलिएशन आपने बनानी है जिसमें ये चीज़ें डालनी है। अभी डिस्क्लोजर एज इट इज रट्टा तो नहीं मारने, लेकिन बार बार इनको पढ़ लीजिएगा। इन दोनों सफ़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ज़रा नीचे लिख लें अच्छे तरीके से, बस बार बार पढ़ना है। एन एंटिटी शैल ऑल्सो डिस्क्लोज, अगर इंटेंजिबल की इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है और उसकी रीजंस क्या हैं कि इसकी लाइफ इंडेफिनेटली है, और क्या ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से आपको लगा कि अब इसकी लाइफ इंडेफिनेट है। अच्छा, अब देखें कई दफा ऐसा हो रहा होगा कि आपके जो लाइसेंसेस हैं उनमें आप नोट बनाते हुए हेडिंग देंगे लाइसेंस, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। फर्ज करें सारे लाइसेंसेस की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 500 मिलियन है और इनकी अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 200 मिलियन है, ठीक है। तो आ डिस्क्रिप्शन, नाम, कैरिंग अमाउंट एंड रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड, और कितनी इसकी लाइफ रह गई है, ऑफ एनी इंडिविजुअल इंटेंजिबल डेट इज मटीरियल, जो आपको लगे कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एतबार से बहुत मटीरियल है और बड़ा सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल है। मिसाल के तौर पे इन लाइसेंसेस के अंदर कोई एक लाइसेंस 400 मिलियन का है और आपको लगे कि ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के एसेट्स ही सिर्फ 1000 मिलियन के हैं, तो हमारे सारे एसेट्स में से एक बड़ा एसेट 400 मिलियन का है, तो इसका डिस्क्लोजर दे दें, आप यूजर को बता दें, नाम, फिशिंग लाइसेंस, कैरिंग अमाउंट 400 माइनस उसकी कम्युलेशन यूजर को बता दीजिएगा, और इसके साथ जो है कितना अरसा रह गया उसकी लाइफ खत्म होने में ये भी बता दीजिएगा। तो ये छोटा सा अगर आपने नोट करना है पॉइंट बी के बारे में तो नोट कर सकते हैं। ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल लग रहा है या इमटेरियल लग रहा है? मटेरियल लग रहा है। अलग से वैसे पता नहीं चल रहा था, नहीं अलग से पता नहीं चल रहा था क्योंकि लाइसेंसेस इकट्ठे आ रहे थे ना, तो अलग से फिर इसके बारे में बता दें क्योंकि ये मेजर और मटेरियल आइटम है। भाई पिछला वाला तो अब कवर करें, लेकिन जो हजरात अब आए हैं नए, कल या परसों से बस किसी भी वक्त जो है वो IS-41 फिर शुरू हो जाना है। अच्छा जी, ऐसे इंटेंजिबल
जो गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए आपने एक्वायर किए हैं, ऐसे इंटेंजिबल जो आपने कैसे एक्वायर किए हैं, गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए। फॉर इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। कितनी ऑप्शंस होती हैं गवर्नमेंट ग्रांट वाले एसेट्स के लिए? दो ऑप्शंस, या तो इनिशियली किस पे मेजर करें, नॉमिनल वैल्यू पे, या इनिशियली किस पे मेजर करें, फेयर वैल्यू पे। तो फॉर इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, तो आपने उसके कितने डिस्क्लोजर देने हैं? 3। द फेयर वैल्यू इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, कितनी फेयर वैल्यू उसकी है ये बता दें यूजर को। नंबर 2, देयर कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में क्या फर्क होगा? यानी अकोमोलेटेड एब्सेंट वगैरह माइनस होगी ना, तो फेयर वैल्यू में से अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस होगी। असल में फेयर वैल्यू ही उसकी कैरिंग यानी कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होगी। वेदर दे आर मेजर्ड आफ्टर रिकॉग्निशन अंडर द कॉस्ट मॉडल और द रिवैल्यूएशन मॉडल। भाई गवर्नमेंट ग्रांट वाला आपको एसेट मिला, आपको पता है इनिशियल मेजरमेंट तो इंटेंजिबल्स की कॉस्ट पे करते हैं, लेकिन इधर आपके पास इनिशियल मेजरमेंट के वक्त चॉइस अवेलेबल है। क्या चॉइस अवेलेबल है? कि आप नॉमिनल पे रखें या फेयर वैल्यू पे रखें, इसमें आपके पास चॉइस अवेलेबल है। लेकिन ईयर एंड के ऊपर अब अगर आपने फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है तो इट डजंट मीन कि आप ईयर एंड पे रिवैल्यूड अमाउंट वाला मॉडल लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिसाल के तौर पे फर्ज करें मैंने इसकी फेयर वैल्यू यहां पे रिकॉर्ड की 60 मिलियन, अब मैं ईयर एंड के ऊपर इसको कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकता हूं और ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो कर सकता हूं, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल ऑब्वियसली उसी वक्त फॉलो होगा जिस वक्त एक्टिव मार्केट है। तो खरीदते हुए दो चॉइसेस हैं, या नॉमिनल पे रखें या, और ईयर एंड पे तो आइए 16 में आपने पढ़ा था दो चॉइसेस होती हैं, या कॉस्ट पे रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अब होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर आपने 60 पे रखा था इनिशियली और अब आप कॉस्ट मॉडल पे ही रखना चाह रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये आएगा 60, कॉस्ट से मुराद कॉस्ट मॉडल होता है ना, तो फिर अब ये बैलेंस शीट में नजर आएगा 60 माइनस अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। और अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखेंगे तो फिर अब आप रिवैल्यूड अमाउंट दोबारा निकालें, फिर आप फेयर वैल्यू निकालें कब की? ऑन 31 दिसंबर। फिर आप फेयर वैल्यू निकालें ऑन 31 दिसंबर, उसमें से माइनस कर दें अकामुलेटेड अमोर्टाई। तो एट इनिशियल रिकॉग्निशन मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। या किस पे रखूं? नॉमिनल अमाउंट पेड, या और ईयर एंड के ऊपर अगर मैंने फेयर वैल्यू पे पहले से रखा हुआ है तो यही फेयर वैल्यू अब मेरे लिए कॉस्ट समझ ली जाएगी और मैं इसको कॉस्ट मॉडल पे रखूंगा। और अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे आना चाहता हूं तो हो सकता है ये 60 ग्रो करके अब 70 पे चला गया हो, तो एज्यूम करें 70 है, एग्जांपल गिवन 70 इसकी फेयर वैल्यू होगी, तो 70 में से अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे। तो इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त भी कितनी चॉइसेस हैं? 2, कॉस्ट नॉमिनल अमाउंट या, और ईयर एंड पे भी कितनी चॉइसेस हैं? कॉस्ट या। लेकिन अगर मैं कॉस्ट मॉडल पे रख रहा हूं तो व्हाट विल बी माय कॉस्ट देन? फेयर वैल्यू जो इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त आई है। वेदर दे आर मेजर्ड आफ्टर रिकॉग्निशन। आफ्टर रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? ईयर एंड अंडर द कॉस्ट मॉडल, और यूजर को बता दो ईयर एंड पे कॉस्ट पे रखा है या रिवैल्यूएशन पे, तुम्हारी मर्जी है, कहते हैं जो मर्जी कर लो।
तो ईयर एंड पे भी लिख लें क्या अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है। लेकिन जो चॉइस ऑप्ट कर लें फिर वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगी, फिर उसको आप कॉन्सिस्टेंटली अप्लाई करें। भाई इसके लिए कोई डायरेक्ट केबल मंगवाएं जो ये कनेक्ट ना होने वाली हो। रिवैल्यूएशन के लिए तो शर्त है कि एक्टिव मार्केट अवेलेबल होगी तो रिवैल्यू होगा, वरना नहीं। क्या है? नहीं नहीं, ग्रांट तो नहीं, ग्रांट की वजह से मिलने वाला एसेट उसकी एक्टिव मार्केट होगी। ग्रांट तो अलग P&L में जा रही है, मैं एसेट की बात कर रहा हूं। क्या चीज? जी जी, क्वेश्चन बताएगा तो एक्टिव मार्केट होगी, अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो एक्टिव मार्केट हम एज्यूम करेंगे नहीं है। स्टार्ट पे नॉमिनल वैल्यू पे रखा है तो एंड पे रिवैल्यूड अमाउंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप शुरू में नॉमिनल अमाउंट पे रख लें तो बाद में भी आप कॉस्ट शेयर रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो बता दें इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद कितनी चॉइसेस हैं? नॉमिनल अमाउंट या, और ईयर एंड पे भी कॉस्ट मॉडल या ऐसा एसेट जो गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए मिला है उसके बारे में 3 बातें कौन सी बतानी है। इधर देखें सारे। नंबर 1, कितनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ, ईयर एंड पे इसकी बुक वैल्यू क्या है, और ईयर एंड पे कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं या जबानी याद करें। ऐसा इंटेंजिबल जो गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए रिसीव हुआ उसके बारे में 3 बातें बतानी है। खरीदते हुए फेयर वैल्यू कितनी थी, ये उस इंटेंजिबल के डिस्क्लोजर है जो फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, नॉमिनल वाले के डिस्क्लोजर नहीं उसने मांगे, ये भी याद रखिएगा। मैं भी दिखा देता हूं, लिखा हुआ है। उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट क्या थी, और ईयर एंड पे कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है या। For intangible is acquired by way of government grant and initially recorded at the fair value initially recognized कितनी है, 60. The carrying amount 60 minus accumulated whether they are measured after initial recognition under cost model or। ये किन इंटेंजिबल्स के गवर्नमेंट वो डिस्क्लोजर्स हैं, गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए हमने एक्वायर किए हैं, और लेकिन और इनिशियली किस पे रिकॉर्ड हुए थे, फेयर वैल्यू। Existence and carrying amount of intangible assets whose title is restricted and the carrying amount of intangible assets pledged as security for liabilities। कुछ ऐसे इंटेंजिबल्स होते हैं जो आप बैंक लोन लेते हुए सिक्योरिटी के तौर पे रखवा देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया, अब गवर्नमेंट ने कहा आपने बैंक से जाके कहा मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा मैं लोन उस वक्त दूंगा जब मुझे कोई सिक्योरिटी दो, आपने कहा मेरा सॉफ्टवेयर रख लो सिक्योरिटी के तौर पे। अब सॉफ्टवेयर बैंक बेच सकेगा हमारा अगर हम लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट करें। द एग्जिस्टेंस, कोई इंटेंजिबल ऐसा है तो बता दें है, द एग्जिस्टेंस, एंड और अगर ऐसा है तो फिर इसकी कैरिंग अमाउंट भी बताएं। कौन सा इंटेंजिबल, हुज टाइटल इज and the carrying amounts of intangible assets pledged as security for life। अच्छा, ये 2 डिस्क्लोजर हैं अलग अलग। Existence and carrying amount of intangible whose title is restricted and carrying amount of intangible assets pledged as security for liabilities। ये तो हो गया बैंक लोन लेते हुए आपने सिक्योरिटी दिया था। दूसरा कोई इंटेंजिबल ऐसे भी हो सकते हैं जिसके टाइटल के ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दे। कई दफा आपको इंटेंजिबल खरीदते हैं, गवर्नमेंट कहती है ये टाइटल अभी मैं आपके नाम नहीं लगवा रही क्योंकि इस इंटेंजिबल के अंदर कोई मसला चल रहा है, बाहर के मुल्क से आप लेके आए हो, तो बाहर के मुल्क से मैं बात कर रही हूँ, तो इसको टाइटल आपके नाम लगा देंगे, जरा मुझे नेगोशिएशन कर लेने दो थोड़ी सी बाहर के मुल्क वालों से, और ये इस तरह के इंटेंजिबल और भी आने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में, तो हमें मुल्की लेवल पे कोई डील कर लेने दो।
तो अगर कोई इंटेंजिबल आपने ऐसा खरीदा है जिसके टाइटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी बता दें। एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल्स, इसका मतलब बता दें। अगर आपने इंटेंजिबल खरीदने के कोई वादे कर लिए हुए हैं या खरीद लिए हुए हैं, वादे कर लिए हुए हैं, मंगनी नहीं होती जिस तरह, तो वो रुखसती तो नहीं होती, निकाह तो नहीं होता, डेट इज जस्ट अ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट के दरमियानी वाली बेटी की आपके हां होगी आपके चौथे वाले बेटे से, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट होती है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल ये नहीं कि वो छोटा होगा, उनका चौथा बड़ा हो गया होगा, उनकी अम्मी अबू की शादी पहले, अजीब बातें सोच रहे। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ, इनकी जर्नल एंट्री क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी तो कमिट हुआ है कि खरीदना है। ये कमिटमेंट किस चीज की है? खरीदने की। खरीद लिया है या खरीदने का वादा कर लिया है? ये यूजर को बताना क्यों जरूरी है? ताकि उसको पता चले कि फ्यूचर के अंदर कंपनी ने क्या क्या लुट मचानी है, क्योंकि लुट तो है ही मचाने के लिए। इस तरह की बातें करा लो, है ही मचाने के लिए। इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर एट रीवैल्यूड अमाउंट, अगर आप ईयर एंड पे कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं? रीवैल्यू। साथ वाले को ना देखा कर जब मैं मॉडल बोलूं, तो वो तो पूरा एक इंसान है। इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर एट रीवैल्यूड अमाउंट, एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ये डिस्क्लोजर किसके हैं? गवर्नमेंट ग्रांट वालों के हैं या रीवैल्यूड अमाउंट वालों के हैं? डिस्क्लोज द फॉलोइंग बाय क्लास ऑफ इंटेंजिबल। बाय क्लास, हर क्लास के बारे में अलग अलग शो करना है, यानी लाइसेंसेस के बारे में अलग शो करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में अलग शो करें, हर क्लास के बारे में बताएं। क्या क्या बताएं? नंबर 1, इफेक्टिव डेट ऑफ, किस दिन रिवैल्यू हुआ। द कैरिंग अमाउंट ऑफ, अब रिवैल्यू करने के बाद बैलेंस शीट में कितने पे नजर आ रहा है? कैरिंग अमाउंट तो कहां नजर आ रही होगी? बैलेंस शीट में कितने पे नजर आ रहा है। एंड द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द रिवैल्यूड क्लास ऑफ इंटेंजिबल बीन मेजर्ड आफ्टर रिकॉग्निशन यूजिंग द, इसको आप एफआर 1 में करते थे मेरे ख्याल से। अगर ये इंटेंजिबल रीवैल्यू ना होता तो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक ये किताबों पे कितने में नजर आता? तो बता दें जी कितने डिस्क्लोजर देने हैं रीवैल्यूड एसेट के? 3। नंबर 1, किस दिन रीवैल्यू हुआ। नंबर 2, कैरिंग अमाउंट क्या है उसकी। नंबर 3, कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो नजर आती, हैड revalued class of intangible been measured at cost model। 3 डिस्क्लोजर जबानी याद हो गए। आगे चलें। The amount of revaluation surplus that relates to intangible assets at beginning and at end of period, indicating the change during the period, and any restriction on the distribution of balance to shareholders। वही जिसको आप सरप्लस की मूवमेंट कहते हैं। ओपनिंग सरप्लस हमारा 70 मिलियन है, इधर क्या लिखते होते हैं आप बोलें? अरोज ड्यूरिंग द ईयर, अरोज ड्यूरिंग द ईयर। ट्रांसफर भी आ सकता है 30, और क्लोजिंग कितना 100। तो ये सरप्लस की मूवमेंट है जो एफआर 1 के अंदर बनती थी। ये क्या लिखा हुआ है? एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कि आपके मुल्क के लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो, इंटेंजिबल IAS 38 तो दुनिया में बना हुआ है ना, आपके मुल्क के लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि इसको डिविडेंड के तौर पे बांटा नहीं जा सकता, सरप्लस में से डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि सरप्लस तो एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ना, रिटेन्ड अर्निंग तो रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, उसमें से दे सकते हैं, लेकिन सरप्लस में से डिविडेंड नहीं दे सकते। तो अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन आपके मुल्क ने लगाई भी है तो वो रिस्ट्रिक्शन भी आप बता दें। डन, आगे चलें। The amount of revaluation surplus that relate to intangible at the beginning and at the end, indicating any change during the year, and restriction on the distribution of balance to
शेयर होल्डर, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है तो वो भी बता दें। जी, कॉस्ट मॉडल वाली ये लाइन बता दें, इन दोनों लाइनों का क्या मतलब है। बस आप बता दें कि कितनी रिसर्च को एक्सपेंस में डाला, यूजर को बता दें, और कितनी डेवलपमेंट को एक्सपेंस में डाला। ये कौन सी वाली होगी, बुरी वाली। कहीं लिख के यूजर को ना ऐसे अंग्रेजी में बता दें कि इस साल इतनी रिसर्च को एक्सपेंस में डाला और इस साल इतनी डेवलपमेंट को एक्सपेंस में डाला, ऐसा कुछ यूजर्स को लिख के बता दें। आगे क्या लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कंप्राइज ऑल एक्सपेंडिचर दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज। रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कहते हैं सारे खर्चे डाल दें, ऑल एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर कौन से होते थे, सैलरीज होती थी, कंज्यूमेबल्स होते थे, कोई दूसरी चीजों की डेप्रिसिएशन होती थी, लैब इक्विपमेंट की, ये सारा होता था। अदर इंफॉर्मेशन, एन एंटिटी इनकरेज्ड, दे दें डिस्क्लोजर तो अच्छी बात है। जैसे आप किसी को कहते हैं या चीनी ला दो चाय के लिए तो ठीक है, नहीं तो बस फिर गुजारा है, थोड़ी सी तो डली हुई है। इनकरेज ले आओ तो ठीक है, ना भी लाओ तो। एन एंटिटी इज इनकरेज्ड, एक एंटिटी को इनकरेज किया जाएगा बट नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है। इस तरह भी पी लूंगा मैं चाय, बस मगरिब होने दो। टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, a description of any fully amortized intangible that is still in use। उस इंटेंजिबल का नाम बता दें जो फुली अमोर्टाइज हो चुका है लेकिन फिर भी यूज हो रहा है। अच्छा, ये क्यों होता है कि एक चीज फुली अमोर्टाइज होगी होती है फिर भी हम यूज कर रहे होते हैं। हमें डीओजी ने काटा है, फुली अमोर्टाइज चीजों को हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। भाई कोई मसला नहीं, सॉफ्टवेयर आपने जो है वो 10 साल उसकी लाइफ समझी थी कि 10 साल इसकी लाइफ होगी, लेकिन 11वें 12वें साल भी आप यूज करते रहे, तो बस यूजर को बता दें कि वो हमने बस लाइफ अब इसकी 10 साल थी, टोटल अमोर्टाइज कर चुके हैं, अब 11वें 12वें साल भी हम यूज कर रहे हैं, हालांकि टोटल अमोर्टाइज पहले ही हो चुका हुआ है। हमारा शुरू में ख्याल था 10 साल चलेगा लेकिन 2 साल और निकल गया, खैर है, बता दें यूजर को। तो क्योंकि लाइफ तो एक अंदाजा होता है ना, वो तो एक एरर तो नहीं होती लाइफ शुरू में एस्टिमेट करना। इसकी ये चीज बतानी है यूजर को बता दें, नहीं बतानी ना बताएं, इनकरेज्ड है, ये कोई मैंडेटरी डिस्क्लोजर नहीं है, बाकी सारे तो मैंडेटरी थे। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, वो इंटेंजिबल उनके भी नाम बता दें। डिस्क्रिप्शन मीन नाम, या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मोटा मोटा वो कौन सा इंटेंजिबल है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दें इंटेंजिबल्स की जो कंट्रोल कर रही है एंटिटी बट नॉट रिकॉर्डेड एज एसेट बिकॉज दे डिड नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। लेकिन वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, देयर कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट प्रोबेबल वाली बात है। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दे दूं, विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट बट हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड मैथड, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट। ये इंटेंजिबल तो एक तरह के हैं, हम उन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं बट उनको बैलेंस शीट में नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड मना करते। तो मोटे मोटे नाम बता दें कि हमारे पास कीमती कीमती चीजें पड़ी हुई हैं और हमने बैलेंस शीट में क्यों नहीं रखी हुई माय डियर। डन, ओके। अब ये डिस्क्लोजर्स मुझे याद कराइएगा, मुझे याद कराइएगा, आपने कि मुझे याद कराने, मेरा पेपर है, मतलब ये कि मुझे याद कराइएगा कि मैं आपको कल रिवाइज करा दूंगा। पेज 225। चलें जी भाई, बेड एक अरेंज कर दो तकिया मेरे लिए, मैं थोड़ी देर सोने लगाऊं। आप लोग ये पढ़ते रहें और हर बंदा हाथ खड़ा करके बताता रहे इस लाइन का मतलब क्या है।
ये पेज नंबर है हमारा 225। पढ़ लिया भाई? चलें अगला फिर इकट्ठा पढ़ेंगे। IS 38 अलाउज द बिजनेस टू चूज वन ऑफ टू मेजरमेंट मॉडल्स। अंडरलाइन करें, मेजरमेंट मॉडल्स कहते हैं इनको। IS 16 में आपने ये पढ़े हैं लफ्ज, लेकिन भूले होंगे इसलिए। टू मेजरमेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। नंबर 1 कॉस्ट मॉडल एंड नंबर 2 रिवोल्यूशन मॉडल। आगे छोटा सा लिख लें अपने समझने के लिए। इसमें चॉइस है हमारे पास। अब सॉरी इधर लिखा हुआ चॉइस है। इन दोनों में से जो मर्जी ऑप्ट कर लें हम, मर्जी है हमारी। कॉस्ट मॉडल में क्या करते हैं हम? कॉस्ट में से माइनस करते हैं अकामुलेटेड और अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट। अच्छा जी। अच्छा भाई, रिवैल्यूएशन की डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग यहां तक पढ़ के हाथ खड़ा करके मतलब बता दें। कोई नई चीज नहीं है इसमें ऐसी। अब यहां तक पढ़ के हाथ खड़ा करके मतलब बता दें। ये बुक किसकी है? कब लेनी है? दूसरे से पूछें कब लेनी है। आज? मैंने समझा कल ना आने वाला। हो गया जी, मतलब समझ आ गया माय डियर? हाँ नो कर दें। एक इंटेंजिबल जिसको हमने किस पे रखा हुआ है? रिवैल्यूएशन। तो ईयर एंड पे क्या करेंगे? फेयर वैल्यू माइनस और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन ऐसा करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन पे तो कॉस्ट पे रखना होता है। फेयर वैल्यू शैल बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट। ये बात इसमें है जो IS 16 में नहीं थी। फेयर वैल्यू सिर्फ कब मेजर करनी है? जब उसकी क्या हो? एक्टिव मार्केट। वरना रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाने की इजाजत नहीं है। रिवैल्यूएशंस कितनी तेजी से करें? हर महीने बाद रिवैल्यू करें, हर 6 महीने बाद रिवैल्यू करें, हर साल बाद रिवैल्यू करें, हर 3 साल बाद रिवैल्यू करें? कहते हैं इतनी तेजी से रिवैल्यू करते रहो कि रिवैल्यूड अमाउंट और मार्केट वैल्यू में ज्यादा फर्क ना हो। मिसाल के तौर पे आपका मॉडल टाउन में घर है, मैं इंटेंजिबल की मिसाल नहीं दे रहा, टेंजिबल की दे रहा हूं। आपका मॉडल टाउन में घर है तो हो सकता है आप उसको 3 साल बाद रिवैल्यू करें, क्योंकि मॉडल टाउन एक एस्टेब्लिश सोसाइटी है और उसके अंदर प्राइसेस बहुत सालों से स्टेबल हो चुकी हुई हैं। प्राइसेस अब जो थी, जितने भी 10 करोड़ का घर है वो उतने का ही है, ज्यादा से ज्यादा 10.5 करोड़ का हो गया होगा। तो आप 3-4 साल बाद रिवैल्यू कर, कोई मसला नहीं, क्योंकि मार्केट स्टेबल होगी। लेकिन अगर आप बहरिया टाउन में चले जाएं तो वो तो लाहौर शहर से, ठोकर से भी बहुत दूर है। वहां तो आप पिछले साल गए थे तो प्लॉट जो है वो 70 लाख का था, अब गए हैं वो 1 करोड़ रुपए के। थोड़े और घर बन गए, अगले साल 1 करोड़ 30 लाख का हो जाएगा वो। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां बहुत प्राइसेस चेंज हो रही हैं डेली बेस पे, तो फिर आप रिवैल्यूएशन रेगुलरिटी से करते रहें। बस इतनी रेगुलर करते रहें कि फेयर वैल्यू और रिवैल्यूड अमाउंट में ज्यादा फर्क ना आए। अब वो कभी टेस्ट कर सकते हैं पेपर में कि रिवैल्यूएशन हर साल करनी चाहिए, तो उसका जवाब है नहीं, हर साल करनी जरूरी नहीं है, एसेट की नेचर पर डिपेंड करता है। तो रिवैल्यूएशन शैल बी मेड विद such regularity that at the end of balance sheet the carrying amount does not differ materially from its। हाँ, अगर फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है तो फिर रिवैल्यू ना करें। इसका मतलब है 2-3 साल एक दफा रिवैल्यू कर लें, चल जाएगा काम, फिर 3 साल बाद दोबारा रिवैल्यू करें। वैल्यूअर को पैसे देने होते हैं, लंबे काम है, वो अवॉइड करें आप। तो अंडरलाइन कर लें रेगुलरिटी, यानी कि हेडिंग्स ही बनाते रहे ना, आपको बातें याद रहें। एक बात कि एक्टिव मार्केट होनी चाहिए और दूसरी बात रेगुलरिटी कितनी होनी चाहिए। इसका जवाब क्या है? कितना रेगुलर होना चाहिए? दैट कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर फ्रॉम इट्स मटीरियली। एक्टिव मार्केट तो आपको पता है ना, ऐसी मार्केट होती है जिसमें इन विच ट्रांजैक्शन फॉर एसेट्स और लायबिलिटीज टेक्स प्लेस विद सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम। अच्छी खासी सुबह शाम चीजें बिक रही हों एंड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑन गोइंग बेसिस पे अवेलेबल हो। ये बता दें मतलब। लाइसेंसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप रिवैल्यू कर लें क्योंकि ये अलग क्लास है। इनको आप कॉस्ट मॉडल पे रख लें, इसकी इजाजत है।
लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर रीवैल्यू करें तो सारे करें, इसकी इजाजत है। मैं पीपीई की मिसाल ऐसे दे रहा हूं जरा, इसकी इजाजत है कि आप मशीनरी को रिवैल्यू कर लें, बिल्डिंग को ना करें, इसकी इजाजत है। लेकिन अगर मशीनरी को रिवैल्यू करें तो फिर सारी मशीनों को करें। तो अगर मेरे पास 3 लाइसेंस हैं और 3 सॉफ्टवेयर हैं तो ये तो क्लास ही अलग है। क्लासेस आपको पता है कैसे कैसे अलग हैं? क्लासेस अलग है ना, ये वो पता नहीं, अभी डिस्क्लोजर्स फिर दोबारा वो सफा निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह दिखाई थी ना मैंने, लाइसेंस अलग क्लास है, सॉफ्टवेयर अलग क्लास है, चीजें अलग क्लास हैं। और उसने फ्रेंचाइज और पता नहीं किससे एक चीज को और अलग क्लास बनाया हुआ था, मेथड और पब्लिशिंग टाइटल को इकट्ठा किया हुआ था। ये अलग क्लासेस है ना। तो क्या एक क्लास को कॉस्ट मॉडल पे रखूं, दूसरे को रिवैल्यूएशन पे रखूं, इसकी इजाजत है? जी है। लेकिन अगर एक क्लास को मैंने रिवैल्यू कर लिया तो उसके अंदर आने वाले सारे करें, सारे करें, याद रहेगा मतलब क्या है? सारे सॉफ्टवेयर अब रिवैल्यू करें। अब जरा इंग्लिश का फिक्रा पढ़ लें, फिर नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश का फिक्रा समझ आ रहा है? सेम मॉडल शुड बी अप्लाइड ऑन ऑल सॉफ्टवेयर इन द सेम क्लास। सेम क्लास में फिर सारे रिवैल्यू करें। चलें जी, नोट कर लें। सारे सॉफ्टवेयर रिवैल्यू करें। फिर ये कि नहीं थोड़े से कर लिए, थोड़े से नहीं किए। डन। चलें जी, अगली लाइन पढ़ें। जिसको समझ आ गई वो हाथ खड़ा करके बता दें। अच्छा, हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर नंबर 1, सॉफ्टवेयर नंबर 2, सॉफ्टवेयर नंबर 3। इन दोनों की एक्टिव मार्केट है और सॉफ्टवेयर 3 की एक्टिव मार्केट नहीं है। पहला सवाल है, सॉफ्टवेयर्स को रिवैल्यू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। फिर इसका क्या करें? ये तो प्रॉब्लम चाइल्ड निकला है ना। अब एक सॉफ्टवेयर नंबर 3 प्रॉब्लम चाइल्ड निकला है, क्या करें? इफ एन इंटेंजिबल इन अ क्लास, कौन सा वाला? तीसरा। कैनॉट बी बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर ऑल एसेट या फॉर दिस एसेट? ये तो मसला है। हल बताएं। अगर मेहमान ये दाल नहीं खाएंगे तो, अब हल, द एसेट शेल, तो उनको निकाल दें। द एसेट शेल बी कैरिड एट इट्स कॉस्ट लेस अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड, इसकी इजाजत है, कोई मसला नहीं, रिलैक्सेशन है। तो जिसकी एक्टिव मार्केट, अब क्या करें? हल बताएं। इनको रिवैल्यू कर दें और इसको कॉस्ट मॉडल पे रख लें। ये सारा मैंने लिखा है, एक्सेप्टेबल है। ये तो अजीब सी बात नहीं होगी, कुछ रिवैल्यू हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे, मजबूरी है ना, मजबूरी है। 3 में से 2 हो जाए, 3 में से जो मर्जी हो जाए। बस 3 में से 4 में से जितने मर्जी रिवैल्यू नहीं हो सकते ना करें, बाकियों को कर लें। आ जाके बेशक एक बचे, एक को कर लें। अगली लाइन पढ़ के कोई मतलब बता दे। मतलब आप बता कोई नहीं रहे, लगे हुए हैं वैसे ही। अगली लाइन पढ़ के कोई मतलब बता दे हाथ खड़ा करके। जी, हाथ खड़ा करें, मतलब बताएं। The items within a class of intangible assets are revalued simultaneously.
अगर सबको दिसंबर पे रिवैल्यू किया तो बाकी सबको भी दिसंबर पे ही रिवैल्यू करें। द आइटम्स विद इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर, आर रिवैल्यूड सेम डेट, साइमल्टेनियसली, सेम डेट को रिवैल्यू करें। ये नहीं कि सॉफ्टवेयर 1 को जून में रिवैल्यू कर रहे हो और सॉफ्टवेयर 2 को नवंबर में रिवैल्यू कर रहे हो, ये तो फिर बोंगे ने बोंगी मारी। साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? सेम डेट, टू अवॉइड selective revaluation of assets and the reporting of amount in financial statements representing a mixture of cost and values as at, फिर वो मिक्सचर सा बन जाएगा, कुछ की कॉस्ट होगी कुछ की रीवैल्यू होगी, वो इसी तरह हो जाएगा जैसे फ्रूट चाट में खरबूजा डाला हुआ है, तो वो अजीब सा होगा, फिर खाना भी मुश्किल। अच्छा माजरत भाई जो पसंद करते हैं। अच्छा कहां लगा हुआ है मुझे बताओ। अच्छा, revaluation will be made with such regularity that at the end of balance sheet date carrying amount of asset does not differ materially from its fair value। तो ये तो repetition होगी। The frequency of revaluation depends on volatility of the fair value। ये मैंने आपको बताया था, किसकी मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है? बहरिया टाउन। ये मिसाल तो मैं टेंजेबल की दे रहा हूं इंटेंजेबल पढ़ाते हुए, लेकिन आप लोग भी पता नहीं क्या करते हुए किस किस की मिसालें दे रहे होते हैं। The frequency of revaluation depends on the volatility of the fair values of intangible assets being revalued। जो ज्यादा वोलेटाइल है हर साल रिवैल्यू कर लो, जो कम वोलेटाइल है उनको 2-3 साल 4 साल बाद रिवैल्यू कर लो। वोलेटिलिटी ज्यादा तो जल्दी जल्दी रिवैल्यू कर लो, वोलेटिलिटी कम तो टिलिटिलिटी। जी, इस लाइन का मतलब बता दें। जी सर, आगे चलें। The revaluation model does not allow the revaluation of intangible that have not previously been recorded as, जिनको आपने इंटेंजिबली रिकॉर्ड नहीं किया उनको रिवैल्यू कर सकते हैं? मुझे बताएं, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड कैन बी रिवैल्यूड? कैन बी रिवैल्यूड? माय आंसर इज व्हाई? We does not allow the revaluation of intangible that have not previously been recognized as an asset। जो इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ उसको रिवैल्यू नहीं कर सकते। लिख लिया या रजिस्टर पे आके लिख दूं? लिख दें। अस्तगफुरुल्लाह, फ्रूट चाट बना दें। तू इधर उधर की ना बात कर, तो बता काफिला क्यों लुटा, बस ये बता मुझे। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। अच्छा अंत हो गई, ये नहीं कहेंगे आयतल कुर्सी नहीं पढ़ गए। द रिवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट अलाउ द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ intangible at amounts other than cost। मतलब बताएं। जी सर, जी सर। भाई इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट के अलावा किसी पे नहीं हो सकती। इनिशियल रिकॉग्निशन रिवैल्यूड अमाउंट पे नहीं हो सकती। हाँ वो कुछ और कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट वाला नॉमिनल या फेयर वैल्यू पे रखें, वो और चीज है, उसको ना इधर लाएं। जनरली इंटेंजिबल्स को इनिशियली कॉस्ट पे रखा जाता है। तो लिखें इनिशियल मेजरमेंट रिवैल्यूड अमाउंट पे नहीं हो सकती। इनिशियल मेजरमेंट रिवैल्यूड अमाउंट पे नहीं हो सकती।
ओके आगे चलें। पैरा 77 पढ़ के यस सर कर दें। यस सर। इनको बस एक दफा रीड आउट देने घर में जाके, एक दो दफा रीड आउट दे दीजिएगा। यस, कोई हाथ खड़ा करके बता दे भाई क्या मतलब है इस लाइन का। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को भी रीवैल्यू करना है, पता नहीं, मैं पढ़ के देखता हूं। द रिवैल्यूएशन मॉडल इज अप्लाइड आफ्टर एन एसेट हैज इनिशियली बीन रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। एक दफा कॉस्ट पे इंटेंजिबल आ जाए, बाद में उसको क्या कर लेना, however if only part of cost of intangible is recorded as an asset, because the asset did not meet the criteria for recording until part way through process, the revaluation model may be applied to whole of the asset. अपने however if only part of cost of intangible is recorded as an asset because the asset did not meet the criteria for recording until part of the way through the process, the revaluation model may be applied to। अच्छा, इसकी ना मैं आपको कल एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो उसको उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। अभी फिर थोड़ा प्रोलॉन्ग उसको डिस्कस कर लेंगे, इसको भी पेंडिंग पे रख दें। ऑल्सो द रिवैल्यूएशन मॉडल मे बी अप्लाइड टू एन इंटेंजिबल डेट वाज रिसीव्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये तो उधर भी पढ़ लिया था, गवर्नमेंट ग्रांट वाले को भी रिवैल्यूड अमाउंट पे रख सकते हैं, और जो नॉमिनल अमाउंट पे रखा था उसको भी ईयर एंड पे रिवैल्यूड अमाउंट पे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो बताएं, स्टार्ट ऑफ ईयर पे मैंने इसको किस पे रखा, नॉमिनल पे। ईयर एंड पे कॉस्ट पे रखूं या इसको भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे ला सकते हैं? क्या ये जो मैंने सारा किया है इट इज अलाउड और नॉट अलाउड? लिख लें। तो जिनको इनिशियली किस पे मैयर किए उनको ईयर एंड पे किस पे ला सकते हैं, रिवैल्यूड अमाउंट पे, कोई मसला नहीं। नॉमिनल अमाउंट वाले का डिस्क्लोजर नहीं देंगे, फिर डिस्क्लोजर तो किसके देने थे, सिर्फ फेयर वैल्यू वाले। It is uncommon for an active market to exist for intangible। क्या मतलब है इस लाइन का उर्दू में? It is uncommon for an active market to exist। अच्छा, इस तरह अगर कभी अन वाला लफ्ज समझना है ना, तो अन को हटा के पढ़े जरा। It is common for an active market to exist for। अब ये तो गलत मतलब समझ लिया आपने। इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट होना कॉमन है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। तो अब नहीं का लफ्ज स्पीच में ऐड कर दें। पहले इसका उर्दू तर्जुमा करें। इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट होना कॉमन है। नहीं 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 बोले, नहीं कॉमन, कॉमन तो नहीं है, मुश्किल है। ऑल्दो दिस में, लेकिन कहता कभी कभी एक्टिव मार्केट हो जाती है, लेकिन रीवैल्यू तो फिर तभी करेंगे जब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम इलाके एन एक्टिव मार्केट में एग्जिस्ट फॉर फ्रीली ट्रांसफरेबल टैक्सी लाइसेंसेस। फिशिंग लाइसेंसेस की दुनिया में एक्टिव मार्केट होती है, बाजारों में बिकते होंगे जिन मुल्कों में ज्यादा फिश होती होंगी। और प्रोडक्शन कोटास, चीजें प्रोड्यूस करने की इजाजतनामा। हाउएवर एन एक्टिव मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर। स्टैंडर्ड कह रहा है कुछ चीजों की एक्टिव मार्केट मैंने दुनिया फिर के देख लिया, मुझे नहीं मिली। आज अजीब बात है, उसने एक लिस्ट बना के दे दी है, कहते हैं इन चीजों की मैं मान ही नहीं सकता दुनिया में एक्टिव मार्केट है। कहते हैं मुझे ब्रांड्स बिकते कहीं नजर नहीं आए दुनिया में। एक्टिव मार्केट नहीं है, कोई किसी का ब्रांड खरीद ले तो खरीद ले, मार्केटें नहीं है जहां पे ब्रांड्स की बोलियां लग रही हैं। जे डॉट ब्रांड कितने का है, फलां ब्रांड कितने के, मार्केटें नहीं है जहां बोलियां लग रही हैं और रोजाना बिकते हो। कहता है अखबारों के टाइटल भी दुनिया में कहीं नहीं बिकते। म्यूजिक एंड फिल्म शायद बिक रही हो, लेकिन इनके पब्लिशिंग राइट्स नहीं बिकते दुनिया के अंदर जगह जगह। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स भी नहीं बिकते, ये नाम ही होते हैं। बिकॉज ईच ऑफ सच एसेट इज ए
यूनिक, ये यूनिक एकेडमी से पढ़े हुए हैं सारे, सॉरी ये यूनिक है इसलिए। बहुत बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे दी स्टैंडर्ड ने, कहते हैं मेरा फतवा है कि इन चीजों की एक्टिव मार्केट है ही नहीं, दुनिया फिर के मैंने देख ली है, मुझे किसी मुल्क में नहीं मिली। बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, रेसिपीज हैं, डिजाइन्स हैं, वो इसने यहां नहीं लिखा क्योंकि उनकी दुनिया फिर के इसने देखी होगी एक्टिव मार्केट है। तो सिर्फ 4-5 को इसने पकड़ा है और पकड़ के कह दिया इनके एक्टिव मार्केट दुनिया में, मुझे तो कहता किसी मुल्क में नहीं मिली, चांद पे चले जाओ तो और बात है। तो इनको कभी भी रीवैल्यू नहीं करना। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट, ये कब होगा? इफ द फेयर वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल, ये रीवैल्यूड इंटेंजिबल कौन सा था जिसके पहले मार्केट थी? इफ द फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट, और अब मार्केट नहीं रही, क्या करें? अब एक देखे ना, ये खरीदा था 50 रुपए पे, मार्केट में था 90 का, तो इसको हम 90 पे ले गए, लेकिन अब दोबारा मार्केट गायब होगी पाकिस्तान से, तो दोबारा 50 पे लिए या 90 पे रखें? 90 पे रखें, दोबारा 50 पे लाने की जरूरत नहीं है। आ जाके खोती बोर्ड थल्ले नहीं, वापस ना लेके आए 50 पे, खोती जहां पहुंच गई है उसको वहीं रखें, जहां पहुंच गई है वहीं रखें। 50 को 90 पे ले गए हैं तो दोबारा स्विच बैक ना करें कॉस्ट मॉडल पे। If the fair value of revalued intangible can no longer be measured by reference to active market, the carrying amount of asset shall be its revalued amount. Carrying amount shall be cost नहीं, carrying amount shall be at the date of last revaluation, जब आखिरी दफा मार्केट थी पाकिस्तान में, जहां जाते थी आवाजें लगती थी फॉर्मूला ले लो, आज जा रहे हैं उधर जो है वो कुछ भी नहीं है, आज डॉगीज फिर रहे हैं बस। Last revaluation by reference to active market less subsequent accumulated amortization and accumulated impairment losses. कहता है वैसे एक मेरा मशवरा है कि अगर किसी चीज़ की मार्केट पाकिस्तान से गायब हो जाए ना एकदम, तो उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से भी गुजार लो, ये भी एक इंडिकेशन है कि पता नहीं शायद वो इंटेंजिबल फारग ना हो गया हो। तो कहता है जिसकी मार्केट गायब हो तो ज़रा चेक कर लो, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार के आइए 36 में, मुझे बड़ा खतरा है कि ये भी एक इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का। The fact that an active market no longer exists may indicate that asset may be and it needs to be tested. टेस्ट कर लो, हो सकता है ना हुआ हो, ये नहीं कि इम्पेयर हो गया, टेस्ट से गुजार लो। बताएं आप दोबारा अगली लाइन। यस सर। हाँ, आप 3 साल बाद दोबारा गुजरे उस बाजार से तो कुत्ते गायब थे और आवाजें लग रही थी फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूला ले लो, आपका वो सारा थ्रो बैक 3 साल पहले गया, आवाजें आया करती थी फॉर्मूला ले लो, अब देखो दोबारा आवाजें आने लग गई हैं। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू कैन बी, अब आपने 90 पे रखा हुआ इस वक्त, उसको 50 से 90 पे ले गए थे, अब 90 पे 3 साल से रखा हुआ आपने, उसको सिर्फ अमोर्टाइज कर रहे हैं। If the fair market value of alhamdulillah can be measured by reference to active market at a subsequent date, alhamdulillah, the revaluation model is applied from that date. अब आज से ऑनवर्ड फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाए आप, यानी 90 से आप 110 पे लेके जाएं, 120 पे लेके जाएं, जो मार्केट कह रही है वो करें, क्योंकि आप देयर आर नो डॉगीज। अब फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूला ले लो की आवाजें हर तरफ। भाई ये जनरल एंट्रीज करने के 2 तरीके होते हैं रिवैल्यूएशन की, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड और नेट रिप्लेसमेंट मेथड। ये हम कभी पढ़ेंगे, ये जनरल एंट्रीज करके देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आहिस्ता आहिस्ता जाता है या फिर एसेट के एंड के ऊपर जाता है, आपको पता है, ये भी सारा हमने पढ़ना है कभी जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे। अच्छा जी, यूजफुल लाइफ, माय डियर, यूजफुल लाइफ कौन सी होती है? फाइनाइट भी होती है और इनडेफिनेट भी होती है। तो एक एंटिटी असेस करेगी वेदर द यूजफुल लाइफ इज फाइनाइट और इनडेफिनेट। तो इंटेंजिबल खरीदते ही पहला काम क्या करना है? देख लें वो 10 साल चलना है, 12 साल चलना है, या फिर अगर बहुत ज्यादा अरसा चलना है आपको अंदाजा नहीं हो रहा, तो फिर उसकी लाइफ क्या ले लें? इनडेफिनेट ले लें। अच्छा, अगर उसकी लाइफ फाइनाइट निकल आई तो क्या करें? फिर आप देखें उसकी लेंथ कितनी है। नहीं, लेंथ और नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स, लेंथ मींस कितने साल आपके साथ रहेगा।
देख लें कितने साल आपके साथ रहेगा या कितने यूनिट्स बना के देगा, और वहां से उसकी यूजफुल लाइफ का अंदाजा हो जाएगा। एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिगार्डेड by the entity as having an indefinite life when based on analysis of all the factors there is no foreseeable limit। आपको नजर ही नहीं आ रहा उसने कब तक आपके साथ रहना है, टू द पीरियड। जैसे बीवी होती है माशाल्लाह, इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपकी है, भाई जन्नत में भी आपकी है। और ये प्लीज एक मैं बात कर रहा हूं, आप लोग इस बात पे हंसना नहीं है, लोग इस बात पे भी हंसना नहीं है, कहते हैं जन्नत में भी वही बीवी मिलेगी, इस बात पे बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए। जन्नत और जहन्नुम किसी भी लतीफ़े में आए तो आप खुदा के लिए उसको पढ़ा भी ना करें, क्योंकि हंसने से भी ईमान खतरे में पड़ सकता है। तो एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिगार्डेड बाय द एंटिटी एज हैविंग एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ व्हेन based on analysis of all factors there is no foreseeable limit to the period over which asset is expected to generate net cash flows for entity। तो अब आज बता दें जी, intangible indefinite life वाला किसको कह सकते हैं? ये लिखा हुआ है आगे बोलें, जिसके नो फोरसीएबल लिमिट, जिसके लिमिट पता ना चल रही हो कितने साल इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट इज बेस्ड ऑन इट्स यूजफुल लाइफ। फिर इसकी अकाउंटिंग शुरू करते हैं बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। एन इंटेंजिबल एसेट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ इज अमोर्टाइज, इसको अमोर्टाइज करना शुरू कर दें। एंड एन इंटेंजिबल विद एन इंडेफिनिट लाइफ इज नॉट अमोर्टाइज्ड। यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल डेट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। कुछ इंटेंजिबल होते हैं जो आप लीगल राइट्स के जरिए लेते हैं गवर्नमेंट से, या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के जरिए लेते हैं किसी और बंदे से, तो फिर उनकी तो यूजफुल लाइफ के अलावा लीगल लाइफ भी होती है, पता है ना। तो सम इंटेंजिबल्स यूजफुल लाइफ दैट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट shall not exceed the period of contractual or other legal right। The useful life of intangible that arises from contractual or other legal right, उसकी यूजफुल लाइफ शुड नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल राइट। कहते हैं अगर आपने एक लाइसेंस लिया 5 साल के लिए, तो आप कहो मैं इसको 6 साल के लिए इस्तेमाल करूंगा, कहते हैं मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही। आपने फिशिंग लाइसेंस 5 साल के लिए लिया है और फिश वहां से 6 साल निकलनी है, कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही फिर वो 6 साल किस काम के हैं। क्योंकि कर लो बात एक दफा होगी, चलो। अब अगर आपने एक लाइसेंस लिया 5 साल के लिए और उसके अगेंस्ट आपको लगता है उस इलाके से फिश 6 साल तक निकलेगी, तो वो 6 साल किसी काम की है फिगर? नहीं। अब जरा पढ़ें, द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल डेट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट, the useful life shall not be greater than the period of contractual right। कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से ज्यादा कई दफा लोग यूजफुल लाइफ ले लेते हैं, वो सवालों में भी हमें गिवन होती है कई दफा। कहते हैं मुझे ये बात समझ नहीं आती क्यों इसकी यूजफुल लाइफ इतनी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसीलिए तो हम फिर शॉर्टर कर देते थे, बट मे बी शॉर्टर, लेकिन यूजफुल लाइफ शॉर्टर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ओवर विच वी एक्सपेक्ट टू यूज द एसेट। ऐसा हो सकता है कि लाइसेंस 5 साल के लिए गवर्नमेंट देती हो, लेकिन मुझे पता है मैंने फिश 3 साल तक निकालनी है, फिर मैंने किसी बाहर के मुल्क में चले जाना है, तो मजबूरी में लाइसेंस मैं 5 साल के लिए ले लूंगा और 3 साल के ऊपर अमोर्टाइज करूंगा उसको। इफ द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आर कन्वेड फॉर अ लिमिटेड टर्म, इफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आर कन्वेड फॉर अ लिमिटेड टर्म दैट कैन बी, अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट थोड़े अरसे के लिए हैं, 2-3 साल के लिए, लेकिन बाद में क्या किए जा सकते हैं, द यूजफुल लाइफ शैल इंक्लूड द रिन्यूअल पीरियड। हम असल में लीगल लाइफ का लफ्ज यूज करते थे, उसने यूजफुल लाइफ का किया। द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल शैल इंक्लूड द रिन्यूअल पीरियड ओनली इफ देयर इज एविडेंस to support renewal by entity without, अगर एंटिटी साबित कर दे कि मैं इसको सस्ता खरीदूंगी, अगर एंटिटी क्या साबित कर दे, मैं इसको सस्ता खरीदूंगी, बस फिर ठीक है, फिर आप कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा आप बताएं यहां मैनेजमेंट की इंटेंशन है कहीं?
मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं है। अगर सवाल में लिखा होता कि मैनेजमेंट की इंटेंशन भी देखो, वो फिर सिनेरियो और हो जाता, फिर हर सवाल में बताता कि मैनेजमेंट की इंटेंशन है या नहीं। तो एक दो सवालों में शायद होमवर्क के उसने बताई है मैनेजमेंट की इंटेंशन, कल वाले होमवर्क में बताई है मेरे ख्याल से उसने बताई है कि मैनेजमेंट इतना चाह रही है इंटेंड करना। मैनेजमेंट की इंटेंशन चले जो भी है, मैं कुछ सवाल आपको ऐसा करा दूंगा, जो भी है मैनेजमेंट की इंटेंशन हमने नहीं देखनी, बल्कि क्या देखना है कि रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है या नहीं है। दोबारा बोले, मैनेजमेंट की इंटेंशन, बल्कि क्या देखना है, रिन्यूअल कॉस्ट बोले 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 मिनिमल है या उस बेस पर डिसीजन होने। आप बता दें, इफ द कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट आर कन्वेड फॉर अ लिमिटेड टर्म, लेकिन बाद में उन्हें क्या किया जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह द यूजफुल लाइफ इंक्लूड द रिन्यूअल पीरियड ओनली। रिन्यूअल पीरियड कब इंक्लूड कर लें, इफ देयर इज सबूत टू सपोर्ट रिन्यूअल, अगर रिन्यूअल का सबूत मिल जाए मैनेजमेंट की नीयत से, नहीं विदाउट, अगर मैनेजमेंट सस्ता खरीद सकती है तो बस ठीक है, फिर आप समझ लें इंशाल्लाह रिन्यू होगा। सस्ती ऑफर को कौन छोड़ता है। इंटेंजिबल्स विद इनडेफिनेट लाइफ, इनका क्या करें, एन इंटेंजिबल विद इनडेफिनेट लाइफ यूजफुल लाइफ शैल, इनको अमोर्टाइज ना करें। In accordance with IS 36, an entity is required to test an intangible within indefinite life for impairment. इसको impairments के लिए जरूर टेस्ट कर लें by comparing its with its carrying amount। हर साल तो करें, लेकिन अगर साल के दौरान में कोई बहुत ज्यादा बड़ा मसला पड़ जाए, इंडिकेशन आ जाए, तब भी कर लें। एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंडिकेशन। तो दो बातें बता दें इंडेफिनेट वालों के बारे में, नॉट अमोर्टाइज्ड और टेस्ट किसके लिए, फॉर इम्पेयरमेंट। ये दो बातें हमने पढ़ी हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि इनटेंजिबल की लाइफ इनडेफिनेट हो और अब आपको लगे कि नहीं ये सॉफ्टवेयर हमेशा साथ रहना था, लेकिन अब मेरा प्रोग्राम नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर चेंज करूंगा, अब 4-5 साल मैं इसको यूज करता हूं, बस बाद में इसको फिर मैं सेल कर दूंगा, मैं कोई और लूंगा। ऐसा हो सकता है चलते चलते बदल जाए, तो इट इज कॉल्ड एज चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। तो द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल दैट इज नॉट बीइंग shall be reviewed each period। हर साल के एंड पे देखो कि ये इंडेफिनेट है या नहीं, टू डिटरमिन वेदर इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू टू सपोर्ट एन इंडेफिनेट लाइफ। अगर आपको इवेंट्स लग रहे हैं तो फिर ठीक है, इफ दे डू नॉट, और अगर ऐसे इवेंट्स खत्म हो गए हैं, तो द चेंज इन यूजफुल लाइफ असेसमेंट फ्रॉम इनडेफिनेट टू फाइनेट की तरफ आ जाए। इनडेफिनेट टू डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट टू फाइनेट, एंड शेल बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग। इसका मतलब है जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उसकी टेंशन ना लें। अब आज से ऑनवर्ड्स इसको क्या करना शुरू कर दें, अमोर्टाइज कर दें। इन अकॉर्डेंस विद आईएस, चेंज इन एस्टीमेट में क्या करते थे, करंट और फ्यूचर ईयर्स पे फर्क डालते थे या पिछले सालों पे भी फर्क डालते थे, करंट और फ्यूचर ईयर्स पे फर्क डालते थे। पिछले सालों में जो हो गया वो हो गया। तो इज इट पॉसिबल कि इंडेफिनेट वाले की लाइफ फाइनेट हो जाए, ठीक है। ये कब चेक करना है वैसे इंडेफिनेट वाले की फाइनेट होगी या लाइफ या नहीं, शैल बी रिव्यूड ईच पीरियड, हर साल जरा नजर मार लिया करें। ओके, लास्ट बात, फिर आपके सब्र का इम्तिहान खत्म हो रहा है। इंटेंजिबल्स विद अ फाइनेट यूजफुल लाइफ, ऊपर ट्रीटमेंट इनका बताया था। ये तो जनरल डिस्कशन थी ना, ये 2-3 पैरास यूजफुल लाइफ के बारे में डिस्कशन थी। फिर ये क्या डिस्कशन थी, इनडेफिनेट वालों की। अब किसकी डिस्कशन शुरू होने लगी है, नहीं डेफिनेट वाले नहीं, फाइनेट वाले। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विद अ shall be allocated on a over its, समझ आ गया। अमोर्टाइजेशन कब शुरू करते हैं, जरा जल्दी से बताएं। when the asset is, that is when in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by, जैसे मैनेजमेंट ने नियत की हो। अमोर्टाइजेशन कब बंद कर देंगे, earlier, at the earlier of date the asset is classified as held for sale and the date that asset is
डी रिकॉग्नाइज का क्या मतलब है? डिस्पोजल। ये हेल्ड फॉर सेल आपने कभी पढ़े FAR 1 में? ये हेल्ड फॉर सेल IAS में हमारे सिलेबस में है नहीं, तो बस आप इसी तरह कर लें, अमोर्टाइजेशन शेल सीज। चलो उसने लाइन लिखी है तो लिखा रहने दें। हेल्ड फॉर सेल ये होता है कि आप बेचते नहीं, लेकिन बेचने के लिए अलग करके रख देते हैं और इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप इंटेंजिबल को बेचने के लिए अलग करके रख दें तो भी आप अमोर्टाइज करना बंद कर दें, और या अगर आपने बेच ही दिया तो भी आप अमोर्टाइज करना बंद कर दें, लेकिन दोनों में से जो काम पहले हो। अमोर्टाइजेशन मेथड कैसा होना चाहिए भाई? भाई अमोर्टाइजेशन मेथड में आपके पास चॉइस है कि स्ट्रेट लाइन लगाएं, WDV लगाएं, यूनिट्स प्रोड्यूस लगाएं? नहीं भाई, ये बात याद रखिएगा, ये चॉइस नहीं है, इसमें एसेट की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर एसेट इस नेचर का है कि हर साल बराबर फायदा देगा तो मस्ट स्ट्रेट लाइन लगाएं। अगर एसेट ऐसा है कि हर साल कम फायदा देगा तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा लें। तो ये आपकी चॉइस नहीं है। हाँ, कॉस्ट मॉडल पे रखना है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे आपकी चॉइस है, लेकिन अमोर्टाइज करते हुए स्ट्रेट लाइन लगाने WDV या यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड, ये आपकी चॉइस अवेलेबल नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा? एसेट की नेचर देखनी पड़ेगी। द अमोर्टाइजेशन मेथड शैल reflect the pattern in which assets future economic benefits are expected to be consumed by, फ्यूचर में जिस तरह बेनिफिट आ रहा है वो वाला मेथड ले लें। इफ दैट पैटर्न कैनॉट बी डिटरमिन्ड द स्ट्रेट लाइन मेथड शैल बी। अगर कोई मेथड समझ नहीं आ रहा कि ये इंटेंजिबल शुरू वाले सालों में ज्यादा फायदा देगा, बाद में कम देगा, तो मजबूरन कौन सा मेथड यूज कर लें फिर? अमोर्टाइजेशन चार्ज को कहां डालना होता है? P&L में। लेकिन अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन वाले को कभी कभी कैपिटलाइज भी कर लेते हैं। IS2 में भी करते हैं। IS2 में मशीन की डेप्रिसिएशन जो होती है उसे कॉस्ट ऑफ सेल में डालते हैं, उससे वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में चला जाता है, और अगर वो इन्वेंट्री ना बिके तो वो क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट में नजर आ जाती है चीज। ये कभी नोट कीजिएगा, फाइनल अकाउंट में आपको दिखाऊंगा। अगर कभी मशीन डेप्रिशिएट हो रही हो तो मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में डालते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल में अगर वो चीजें ना बिकें तो वो क्लोजिंग, और वो उधर पड़ी होती हैं, P&L में डेप्रिसिएशन नहीं जाती। और एक ताजा मिसाल जो आने वाले दिनों में हमने भी पढ़ी थी कि कई चीजें ऐसी होती हैं उनकी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन P&L में नहीं जाती, क्योंकि वो अपनी जवानी लूज करके कोई और चीज बना के दे रही होती हैं। तो अनलेस this or another standard permits or requires it to be included in the carrying amount of an other asset, जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज करें फॉर्मूला बनाने के लिए, तो फिर सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन को फॉर्मूले की कॉस्ट में डाल दें, लेकिन फॉर्मूले की वो डेवलपमेंट एक्टिविटी जो अच्छी वाली चल रही है। हमने क्लास में ना लैब इक्विपमेंट को यूज किया था फॉर्मूला बनाने के लिए। अभी मैंने आपको इनटेंजिबल की मिसाल दे दी या टेंजिबल की? मैंने इनटेंजिबल से इनटेंजिबल पे जाने की मिसाल दे दी कि सॉफ्टवेयर अपनी जवानी लूज कर रहा है क्या बनाने के लिए? फॉर्मूला बनाने के लिए। ये रिबूटेबल अजम्पशन जो है ना, एक ट्रुथ होता है, ट्रुथ, ऑब्वियस ट्रुथ समझ लो, अपेरेंट ट्रुथ। लेकिन ऑब्वियस ट्रुथ की बजाय कोई और लफ्ज होना चाहिए। मैं इसको देखता हूं, एक मिनट। हकीकत, हाँ मतलब बिल्कुल सही है, रिबूटेबल अजम्पशन, ना मिटने वाला, भी सही सही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। assume to be true बस लिखा हुआ है, पर ट्रुथ कर दें खाली, मतलब there is a truth that amortization method that is based on revenue generated by entity, ये काट दें लाइन, is inappropriate।
there is a truth that amortization method that is based on revenue generated by activity is inappropriate. क्या मतलब? कॉस्ट है फॉर्मूले की 70 मिलियन, रेवेन्यू आपका ख्याल ही होगा ना, रेवेन्यू को तो अंदाजा ही लगता है ना। आपको उम्मीद है कि ईयर 1 में रेवेन्यू आएगा 15 मिलियन, ईयर 1 में रेवेन्यू आएगा 15 मिलियन, ईयर 2 में रेवेन्यू आएगा 32 मिलियन और ईयर 3 में रेवेन्यू आएगा 14 मिलियन। तो अब आप क्या करें, जब पहले साल की अमोर्टाइजेशन निकालने लगे तो कैसे निकालें? 70 डिवाइडेड बाय 15 जमा 32 जमा 14 ज़रब 15, ये किस साल की अमोर्टाइजेशन निकल आएगी? ईयर 1 की। कहते हैं देयर इज अ ट्रुथ दैट दिस मेथड इज इनअप्रोप्रिएट। कहते हैं इंटेंजिबल्स में मैं नहीं मानता इस बात को, रेवेन्यूज के बहुत तुक्के मारने पड़ते हैं, मैं आपको मना कर रहा हूं। कहते हैं इंटेंजिबल्स को रेवेन्यू के बेस पे अमोर्टाइज ना किया करो। इस तरह का यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड होता था ना, कि इस साल इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, उसी टाइप का मेथड है, लेकिन आगे जाके ठंडा हो गया है। This assumption can be overcome only, इस बात को ओवरकम कर लो in limited circumstances, कभी कभी, in which the intangible is expressed as a measure of revenue। ठंडा हो गया। कहते हैं अगर कभी कभी आपको लगे बहुत ही ज्यादा आप जिद्दी बन गए हो, आप करना है तो कर लो, कहते हैं मैं मना नहीं करा। कहते हैं वैसे हकीकत पता है क्या है कि ये मेथड ना ही लगाया करो। तो बता दें ये सारा करके, इट इज inappropriate but in limited circumstances we can use, limited cases में हम यूज कर सकते हैं ये मेथड, नोट कर लें। ये रेवेन्यू एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ठीक है जी। हाँ देखिए अंग्रेजी पढ़ें, अब बात तो समझ आ गई है ना, अंग्रेजी समझानी है ना, बात तो समझ आ गई है। कहते हैं रेवेन्यू की बेस पर अमोर्टाइजेशन निकालना मुझे सही, लेकिन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में अगर आप निकाल लो तो मैं मना। कॉन्सेप्ट तो सादा सा है। अमोर्टाइजेशन कितनी आ गई है वैसे पहले साल की, किसी ने निकाली हो? 17.2। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अमोर्टाइज इस साल होगा, क्योंकि इस साल रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा कमाया ना। अगले साल की अमोर्टाइजेशन कैसे निकलेगी? 15 की जगह क्या आ जाएगा? 32। और अभी इधर क्या है? 15। यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड जिस तरह होता था, डिवाइडेड बाय 3 साल के यूनिट्स रखते थे ऊपर, हमारे साल के यूनिट्स रखते थे। पढ़ें। There is truth that an amortization method that is based on revenue generated by an activity is, ये मेथड inappropriate है। This assumption can be overcome, इस assumption को overcome कर दो, यानी कि फारक कर दो, in limited circumstances, सिर्फ कभी कभी, जहां पर इंटेंजिबल को आप रेवेन्यू के तौर के ऊपर भी मेजर कर सकते हो, यानी उसके रेवेन्यू के बेस पे मेजर करो और उसी तरह अमोर्टाइज करो। डन? क्लियर? जिसने पूछा था। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था ना, क्या करना है बताएं? इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू क्या लेनी है? अनलेस के थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो या एक्टिव, और एक्टिव मार्केट भी एग्जिस्ट करने की उम्मीद हो जिस वक्त इंटेंजिबल हमने
बेचने जाना है। अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड अमोर्टाइजेशन मेथड्स फॉर एन इंटेंजिबल विद अ फाइनेट लाइफ शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट। क्या चीजें रिव्यू किया करें? अमोर्टाइजेशन का मेथड भी हर साल रिव्यू किया करें और अमोर्टाइजेशन की लाइफ भी हर साल रिव्यू किया करें, क्योंकि हो सकता है उसमें क्या आ गई हो, चेंज आ गई हो। जी पैरा नंबर 82 तो ये था ना कि आप जिस मार्केट में थे पहले, उस मार्केट के अंदर जो है वो पहले आवाजें लगती थी इंटेंजिबल्स के बिकने की, अब नहीं लग रही। तो अब आपने खरीदा था वो 50 का, आप रीवैल्यू करके उसको 90 पे ले गए हुए थे, लेकिन अब मार्केट खत्म हो गई, तो लास्ट टाइम आप उसको 90 पे लेके गए, आप 90 पे ही रखें जब तक कि दोबारा मार्केट ना आ जाए। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू, ये कब होगा? जब पहले थी अब नहीं रही। तो द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट विल बी इट्स रीवैल्यूड अमाउंट एट द डेट ऑफ द लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन। लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन लिख लें, जरा ज्यादा अच्छा याद रह जाएगा। जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी उसी पे रखें आप, बाय रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट, क्योंकि तब एक्टिव मार्केट भी थी लेकिन आज नहीं। क्लियर? दूसरा पार्ट बना दो।